नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम फरीदाबाद बॉर्डर पर बंधवारी लैंडफिल साइट की। हर बार सभी दलों के लिए यह चुनावी मुद्दा बन जाता है। वहीं बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सोपोर में इस चुनाव में बदलते हुए माहौल की। इस बार वोट डालने के लिए लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और बात करेंगे पीएम के मन की बात में महिला स्वयं सहायता समूह के काम के जिक्र की। और चलते चलते बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड में बेरोजगारी पर मचे हंगामे की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में और बात करते हैं खास रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब पहली रिपोर्ट की बात करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बंधवारी लैंडफिल का मुद्दा छाया हुआ है। गुरुग्राम फरीदाबाद बॉर्डर पर बंधवारी लैंडफिल साइट है। हर बार सभी दलों के लिए यह चुनावी मुद्दा बन जाता है। इस बार बीजेपी समस्या दूर होने की पहल का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के दावों को दरकिनार भी करती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में छाया बंधवारी लैंडफिल। गुरुग्राम फरीदाबाद बॉर्डर पर है बंधवारी लैंडफिल साइट। सभी दलों के लिए बना चुनावी मुद्दा। बीजेपी कर रही समस्या दूर होने की पहल का दावा। कांग्रेस बीजेपी के दावों का कर रही दरकिनार। हरियाणा के गुरुग्राम फरीदाबाद सीमा पर बंधवारी गांव के लोगों के लिए लैंडफिल बहुत बड़ा नासूर है। चुनावों के समय लैंडफिल राजनीतिक दलों के लिए गर्मा गर्म मुद्दा बन जाता है। बंधवारी लैंडफिल 2010 में बनाया गया था। धीरे धीरे ये इलाके में कचरा डंपिंग का प्रमुख केंद्र बन गया। अब यहाँ गुरुग्राम फरीदाबाद से लाकर रोजाना 2000 टन से ज्यादा कचरा डंप किया जाता है। लोगों की शिकायत है कि लैंडफिल की वजह से उन्हें गंदा पानी, तरह तरह की बीमारियां और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। वो कहते हैं कि उनकी चिंताओं को लगातार नजरअंदाज किया जाता है। प्रॉब्लम्स मैम यही होता है कि आप देखिए रोड से अभी आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कितनी गंदगी है, और बारिश के टाइम में स्मेल, मक्खियाँ, मस्किटोज़ इतने हो जाते हैं कि हमारे बंदों को बाहर खड़ा होना मुश्किल होता है। और इसके कारण हमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि जितनी भी गंदगी बाहर रोड पे होती है, बारिश में वो सीधी अंदर आ जाती है। हमारा जो बाहर का जो पाइपलाइन है, जो वेस्ट पानी जाता है, वो पूरा ब्लॉकेज हो चुका है। सफाई वाला कोई ध्यान देता नहीं है इस तरफ। नगर निगम का आज तक मैंने कोई बंदा यहाँ आते हुए नहीं देखा है। मशीनें लग रही है, काम चल रहा है, बहुत कूड़ा कम हुआ। आप देखो कई हजार टन कम हो गया। सेग्रीगेट कर रहे हैं और उसको सफाई कर रहे हैं, उसका हम खाद बना रहे हैं। हाँ, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था, लेकिन थोड़ी देर समय लगेगा उसको ठीक करने में। आप यकीन मानिए बंधवारी के आसपास के गांव में एक गांव में कैंसर के पेशेंट्स की कितनी जो है भारी समस्या है। हर घर में कैंसर पहुंचता जा रहा है। तो इसको तो हमें बहुत अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई काम नहीं किया। कॉरपोरेशन का अच्छा भला बजट है, 4000 करोड़ का बजट है, 550 करोड़ केवल सफाई का बजट है। तो उस बजट को केवल कागजों पर ना लगाएं। वेस्ट का सबसे पहले घर से कलेक्शन हो, कलेक्शन के बाद सिटी के बाहर उसका डिस्पोजल हो, और सिटी के बाहर ही एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाए। गुरुग्राम फरीदाबाद सीमा पर स्थित देश के सबसे बड़े लैंडफिल स्थलों में से एक हरियाणा के बंधवाड़ी गांव के निवासियों के लिए चुनाव का मतलब तस्वीर खींचने के लिए नेताओं का आना और बड़े बड़े वादे करके चले जाना है। दरअसल स्थानीय निवासी दूषित जल, सांस लेने में परेशानी समेत कई बीमारी, कारोबार को नुकसान और कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। राज्य की सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों ने लैंडफिल को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। बीजेपी उम्मीदवार राव नरबीर सिंह का दावा है कि समस्या के समाधान के लिए मौजूदा सरकार की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार वर्धन यादव ने बीजेपी के दावे को गलत बताया है। उन्होंने समस्या दूर करने में नाकामी के लिए अधिकारियों की आलोचना की और स्थायी समाधान का वादा किया है। बता दें कि बंधवारी लैंडफिल साइट 2010 में अपनी शुरुआत के बाद से ही क्षेत्र में कचरे का एक प्रमुख ढेर बन गया है और यहां हर दिन 2000 टन से अधिक मिश्रित कचरा आता है। इनमें से प्रतिदिन 1400 टन कचरा गुरुग्राम और 600 टन कचरा फरीदाबाद से आता है। दोनों शहरों से उत्पन्न बहुत कम कचरा शोधित किया जाता है। एक ग्रामीण ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में
गर्मी और मानसून के दौरान अपने घरों में बाहर बैठना तक दूभर होता है। अगर कचरा स्थल से हवा गांव की ओर आती है तो कोई सांस भी नहीं ले पाता। कचरे ने इलाके के पानी को भी दूषित कर दिया है। हम गांव के बोरवेल से आने वाले पानी में नहा भी नहीं सकते। उन्होंने कहा, हर बार चुनाव समय नेता आते हैं, तस्वीर खिंचाते हैं और घोषणा करते हैं कचरा हटा दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ बातें बन के रह जाते हैं। आपको बता दें कि राजमार्ग स्थित ढाबा मालिकों की भी समस्या है और यह बहुत कम ग्राहक आते हैं। ढाबा मालिकों का कहना है कि यहाँ बदबू, मच्छर और हर जगह धूल है, इसलिए लोग यहाँ रुकना पसंद नहीं करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हालात बदतर हो गए हैं। पहले इतने खराब हालात नहीं थे। यहाँ लैंडफिल न केवल ग्रामीणों के लिए बल्कि आसपास के भव्य अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए भी एक चुनौती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। जम्मू कश्मीर के सोपोर में चुनाव में माहौल इस बार बदला हुआ नजर आ रहा है। एप्पल टाउन के नाम से मशहूर सोपोर में इस बार बहिष्कार के बजाय वोट डालने के लिए लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सालों से यह इलाका बंदूक हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों से काफी प्रभावित रहा है, लेकिन अब यहां जमहूरियत की आवाज गूंजती नजर आ रही है। ये जम्मू कश्मीर के सोपोर में बदला माहौल। एप्पल टाउन के नाम से मशहूर है सोपोर। इस बार बहिष्कार के बजाय वोट डालने के लिए उत्साहित हैं लोग। सोपोर एशिया की बड़ी फल मंडियों में से एक। सालों यह इलाका बंदूक हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों से प्रभावित रहा। इस वजह से वोटिंग बहुत कम होती थी। स्थानीय लोग बार बार चुनाव का बहिष्कार करते थे। अब गूंज रही है जमहूरियत की आवाज। 37 साल बाद पहली बार दिख रहे राजनीतिक दलों के झंडे। लोग बढ़ती बेरोजगारी और नशीली दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल से खफा। वेलकम टू एप्पल टाउन। इस बोर्ड के साथ ही सोपोर में शुरू हो जाते हैं सेब के बगीचे। हंदबड़ा, लंगेट, बारामूला व गुलमर्ग के आसपास के इलाकों में भी सेब के बाग भरपूर हैं। लेकिन इस पहचान के साथ ही यह इलाका कश्मीर में चुनाव बहिष्कार की शुरुआत करने के इलाके के रूप में जाना जाता है। यहाँ ऐसा भी हुआ है कि कई पोलिंग स्टेशन पर एक वोट तक नहीं पड़ा। वर्ष 2001 में संसद पर हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु भी यहीं से निकला था। इन्होंने सब अपने घरों को अपनी आबियारी की है। हमें कोई फायदा नहीं मिला किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। सो इन्होंने यही हो गया। यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो गई। पावर इनको पावर ने करप्ट कर दिया। इस बार आप जब वोट करने जाएंगे तो किस उम्मीद से जा रहे हैं और क्या मुद्दे रहेंगे आपके वोट करने, क्या चेंज की उम्मीद कर रहे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं बस सुख शांति हो और डेवलपमेंट हो कश्मीर की। चेंज कुछ नहीं आया। चेंज जो चेंज आया तो रास्ते में वॉशरूम बनाया, रास्ते में विंडर्स वाले सब बेचारे रास्ते पे होता है। अगर इनके लिए 6 फुट का दुकान होगा तो ये दुकान पे बैठेगा। आप देखो कितने विंडर्स वाले रेडों पे सड़क पे बैठते हैं, मगर कुछ काम ही नहीं हुआ। बीजेपी सरकार ने कुछ काम दिया तो वो मगर रास्ते पे दिया, रोड पे दिया। अगर उन जगहों पे विंडर्स वाले बैठेगा। हमारी जो नौजवान है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेरोजगार है एंड वेल एजुकेटेड बंदे हैं यहाँ पे। और मैं अगर मंडी की बात करूँगा, मंडी के अंदर वो ऐसे काम कर रहे हैं हमारे नौजवान जो कि MSc, MA, BEd, PhD कर चुके हैं और वो मंडी के अंदर मजदूरी कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे ठीक हो जाए, यहाँ पे जो है नौजवानों का काम हो जाए, अच्छे से काम हो जाए, यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाए। और यहाँ पे सबसे मेन इशू जो है यहाँ पे जो ड्रग्स है, यहाँ पे 90% ड्रग जो है वो हमारे यूथ के अंदर अभी पाया जा रहा है। और हमारे यूथ जो है इस चीज़ के अंदर जो डिप्रेशन के अंदर हो जाते हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उनके लिए। बहुत से हुक्मरान आए यहाँ पर, उन्होंने वादा किया सोपोर को हम बनाएंगे। सोपोर तो जैसा 47 में थे आज भी वही है। जो 90 में हालात थे वही हालात इस टाइम भी। फर्क इतनी थी उस वक्त पत्थरबाजी हो रही है, आज पत्थरबाजी
नहीं हो रही, मगर हालात वैसे जैसे उस टाइम फौज का दबदबा कायम था, इसी टाइम आज भी फौज का दबदबा है। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी हमें ड्रग्स की, हमारे बच्चे यहाँ मर रहे हैं ड्रग्स की वजह से। ये तो सिर्फ हुक्मरानों की मेहरबानी की वजह से। बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है मैम। ये मैं मानता हूँ, मेरी राय की इलेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रीजनल पार्टी बनेगी एक ही नहीं बनेगी। इसका यही होगा कि 1 साल चलेगी, कोई दूसरा हिमायत वापस लेगा तो फिर वही LG रूल यहाँ पे शुरू हो जाएगा, मेरा मानना है। मैं जो 20-25 सालों से यहाँ आई कार्ड लेके कश्मीरी घूमते थे 8 बजे से पहले वही हाल आज भी है। आज भी यहाँ आई कार्ड के बगैर बंदा नहीं जा सकता है बाहर, जैसे कि बाहर के स्टेटस में जा सकता है। रात भर काम जैसे बाहर चलता है यहाँ भी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ी है, हालात वैसे की वैसे। यहाँ ऐसा भी हुआ है कि पोलिंग स्टेशन पर वोट एक भी ना पड़े। फिलहाल अब यह इलाका इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ 1987 यानी 37 साल बाद पहली बार राजनीतिक दलों के झंडे दिख रहे हैं। जमहूरियत की आवाज गूंज रही है। एक पीढ़ी तो ऐसी है जिसने यहाँ कभी चुनाव नहीं देखा। सेकेंडरी स्कूल के पास तिराहे पर 6 साल पहले एक क्लॉक टावर बना था। अब यही क्लॉक टावर तिराहे की पहचान हो गई है। बदलते वक्त के साथ यहाँ के हालात बदल रहे हैं। अब यहाँ शांति का राज कायम होने लगा है। सोपोर के ज्यादातर लोग सेब के कारोबार से जुड़े हैं। इस बार चुनावी मौसम में यहाँ के वोटर चुनाव बहिष्कार वाली परंपरा को तोड़ने के लिए उत्साहित हैं। मुद्दों की बात करें तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि आने वाली सरकार सेब के कारोबार में सहूलियत बढ़ाने पर ध्यान दे। सेब के कारोबार से जुड़े मुद्दों के इतर स्थानीय लोग बढ़ती बेरोजगारी और नशीली दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल से खफा हैं। बता दें कि संपन्न आर्थिक क्षेत्र होने के बावजूद सोपोर को कभी भी जिले का दर्जा नहीं मिल सका। कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सोपोर के अहम योगदान को देखते हुए कुछ लोग चाहते हैं कि सोपोर को जिले का दर्जा मिले। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे पीएम के मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के ताजा एपिसोड में मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के एक महिला स्वयं सहायता समूह के काम का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के सकारात्मक काम को सामने लाते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के ताजा एपिसोड में मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के एक महिला स्वयं सहायता समूह के काम का जिक्र किया। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों के सकारात्मक काम सामने लाते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी महिलाओं का प्रयास बहुत सराहनीय है। यहाँ के खौब गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। हरी बगिया स्वयं सहायता समूह कि इन महिलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में गाद निकाली। तालाब से जो गाद निकली उसका उपयोग उन्होंने बंजर जमीन पर फ्रूट फॉरेस्ट तैयार करने के लिए किया। इन महिलाओं की मेहनत से न सिर्फ तालाब में खूब पानी भर गया बल्कि फसलों की उपज भी काफी बढ़ी है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने छतरपुर के खोप गांव में बंजर जमीन को हरा भरा बना दिया। अब वहां गांव की महिलाएं फल और सब्जियां उगाती हैं। यहाँ पे बंजर जमीन थी, यहाँ पे हम लोगों ने मतलब यहाँ की तालाब की मिट्टी खोद खोद के यहाँ पे डाली है, गहते फाड़ों से खोदी है। उसके बाद में हम लोगों ने फल पौधे रोपण करवाए। वृक्ष रोपण के बाद में हम लोगों ने इसकी साफ सफाई भी करते हैं। उसमें सब्जी भी बीच बीच में हम लोग लगाते हैं। और जो भी हमारी अब गरीबी थी वो गरीबी हम लोगों की हटने वाली है। और जो नरेंद्र मोदी ने मन की बात कही, आज मैं उससे बहुत खुशी मिल रही है कि हम मतलब देश में पहुंच के मतलब जो हमको कोई नहीं जानता था वो वहाँ हम लोगों को सब कोई जानने लगा। इस प्रकार जैसे सीओ मैडम ने तालाब खुदवाया तो हम लोगों ने मिट्टी यहाँ पर डलवाई।
फिर हम लोगन को वृक्ष पौधे भी लगवाए। कितना समय लग गया आप लोगों को? हमको 2.5 साल हो गया लगभग। छतरपुर की बीजेपी विधायक और डीएम ने भी हरी बगिया महिला स्वयं सहायता समूह के काम की तारीफ की। उन्होंने महिलाओं की कोशिशों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। यहाँ पर हरी बगिया समूह की बहनों ने कमाल करके दिखाया है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया है। ये हम लोगों को बहुत बड़े गौरव की बात है। शासन के विभिन्न मदों के माध्यम से नीति आयोग, हमारा अटल भूजल और नरेगा के माध्यम से यहाँ पर जो बंजर ज़मीन थी इसको उपजाऊ बनाई गई। शासन की हमेशा से मंशा रहती है कि विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जन से एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप करा जाए, जिसका पूरा उदाहरण इस पंचायत में दिखाई पड़ता है। जैसा कि इसकी रूपरेखा इस प्रकार है कि पहले यहाँ पे अतिक्रमण था, उसके बाद यहाँ पे लीडरशिप ली गई, उसमें सबसे पहले उस अतिक्रमण को हटाया गया। उसके बाद इस अतिक्रमण को हटाने के बाद वहाँ पे नीति आयोग के माध्यम से गाद निकालने का काम किया गया, जो चंदेलकालीन तालाब है। उस गाद निकालने के बाद जो बंजर ज़मीन थी उस पर वृक्षारोपण किया गया नरेगा के फंड की मदद से, और सिंचाई के लिए अटल भूजल योजना के माध्यम से सिंचाई की। जिला प्रशासन ने कहा कि वो स्वयं सहायता समूह के उगाए फलों और सब्जियों की मार्केटिंग में मदद करेगा। इससे बंजर जमीन को हरा भरा बनाने वालों की आमदनी बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर हो सकेंगी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अपनी अगली अहम रिपोर्ट की। देवभूमि उत्तराखंड में बेरोजगारी पर मचे हंगामे के बीच धामी सरकार को राहत देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में एक साल के दौरान युवा बेरोजगारी में 4.4% की गिरावट दर्ज की गई है। यह खुलासा आपको बता दें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक धामी सरकार का सरकारी और गैर सरकारी में युवाओं को रोजगार देने पर फोकस है। वही मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। यह रिपोर्ट देखिए। धामी सरकार के राज्य में उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। हाल ही में आई पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रमिक जनसंख्या औसत में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगारी में 4.4% की कमी आई है और इसके साथ ही रोजगार देने में उत्तराखंड अव्वल है, इसके भी दावे किए गए हैं। वही मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता और युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। अब तक सरकार ने ऐतिहासिक 17,000 से ज्यादा नियुक्तियां प्रदान की हैं। वहीं इस रिपोर्ट के आंकड़ों को विपक्ष ने हवाई बताया है। विशेषकर इन दिनों बहुत सारे मामलों में हमारा राज्य उत्तराखंड अनेक मैं कहूँ कि उपलब्धियां हमको प्राप्त हो रही हैं। अभी कल ही जो बेरोजगारी दर हमारी घटी है, ऐसे कालखंड में जब सभी जगह थोड़ा एक चुनौती के रूप में लिया जा रहा है, ऐसे समय में 4.4 पॉइंट बेरोजगारी दर घटी है। सतत डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में हमारा राज्य पूरे देश के नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसमें पहले नंबर पर आया है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी हम लीडर्स की अचीवर्स की श्रेणी में आ गए हैं, उसमें भी हमने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। देखिए, सरकारी रिपोर्टिंग कह रही हैं कि बेरोजगारी दर कम हुई है और दूसरी ओर बेरोजगार धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। हमारे बेरोजगार जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और उनके हालात बहुत ज़्यादा खराब है। सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और बेरोजगारों की मांगे कोई इतनी भारी भरकम नहीं है कि उनको पूरा नहीं किया जा सकता। जो रोजगार 7 साल पहले हमारे बेरोजगारों को मिल जाना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला और इस अवधि में जो बेरोजगार ओवर एज हो गए हैं उनके बारे में सरकार कोई भी जो है नीति नहीं लेकर के आ रही है और इसीलिए बेरोजगारों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि
प्रदेश में हमने रोजगार की गंगा बहा दी, लेकिन वो गंगा कहाँ बहाई है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? घर घर में बेरोजगारों की फौज है और बेरोजगार इस तरीके से आंदोलन के लिए मजबूर हैं। तो सरकार की जो रिपोर्टें हैं, सरकार के जो आंकड़े हैं, बेरोजगार उससे सहमत नहीं है और मुझे लगता है सरकार को वास्तविकता में रोजगार देने पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी, सहायतित और सार्वजनिक उपक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों के करीब 65,000 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं एक ओर जहां उत्तराखंड में बेरोजगारी घटने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के बेरोजगार युवा आंदोलन को मजबूर हैं। बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री आवास कूच के साथ ही तमाम तरह के धरना प्रदर्शन के बाद भूख हड़ताल और उग्र आंदोलन को मजबूर है। सरकार तक अपनी मांगे मनवाने के लिए बेरोजगार युवा टंकी पर चढ़ गया। वहीं पिछले 13 दिनों से बैठे बेरोजगार युवाओं का स्वास्थ्य भी खराब हो गया है, लेकिन अब तक सरकार ने इन युवाओं की सुध तक नहीं ली है। वहीं भाजपा का दावा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है। इन्वेस्टर्स समिट के साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। समिट का आपने नाम लिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे उस समय के बयान देखिए, मैंने कहा था त्रिवेंद्र रावत जी ने जो अपने इन्वेस्टर समिट में कहा था और राजनाथ सिंह ने जो उस समय बयान दिए थे, उसका रेप्लिका है। करोड़ों रुपया खर्च किया गया, कितना इन्वेस्टमेंट आई? आपकी जो इंडस्ट्री पंडित नरेंद्र तिवारी जी स्टैब्लिश करके गए थे, उसमें से भी आधे से ज्यादा आपके दुर्व्यवहार कहूंगा या मिसमैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड छोड़ के फैक्ट्री चल गई हैं। तो रोजगार खत्म हुआ है, जुड़ा नहीं है। नए रोजगार का अवसर का है। यहाँ तो आप हमारी ओएनजीसी को रोज कमजोर कर रहे हैं। ऋषिकेश की दवा फैक्ट्री इतनी बड़ी जो नेहरू जी की देन थी, उसको आपने खुर्दपुर कर दिया है। आप यहाँ लाइव ही जो पुराने इंस्टीट्यूट थे उनको खत्म कर रहे हैं। रोजगार कहाँ देंगे आप? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से युवाओं के साथ में जो वायदा किया था, उसको हम लगातार निभाने में सफल हुए हैं। और आपने देखा कि 17,000 से ज़्यादा हमने जो हैं वो विज्ञप्तियाँ, नौकरियां निकाली हैं और नौकरियां दी हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि हर विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और प्रत्येक विभाग में जहाँ पे भी फोर्स की कमी है या HR चाहिए, वहाँ पे लगातार हमारी विज्ञप्तियाँ निकल रही हैं और हम लोग नौकरियां दे रहे हैं। और अभी जैसे फोर्स सर्वे का जो रिपोर्ट है, उसमें भी हमारी जो बेरोजगारी दर है वो 4.4 की दर से जो है हमने उसमें कमी की है, क्योंकि जिस प्रकार से सभी भारत में पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा जो नौकरियां देने का जो रिकॉर्ड है वो उत्तराखंड ने बनाया है। देखिए, आज अनशन का 13वां दिन है और हॉस्पिटल में मुझे एडमिट हुए आज 3रा दिन है और हॉस्पिटल में भी मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। और राज्य में जो रिपोर्ट भी आई है वो रिपोर्ट बिल्कुल फर्जी है। उसमें कुछ और दिखाया जा रहा है और असल जो आंकड़े हैं धरातल में वो कुछ और हैं। अगर इतना ही है तो हम चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी सरकार तत्काल जो है श्वेत पत्र जारी करे और उस श्वेत पत्र में सच्चाई पता चल जाएगी कि असल में जो रोज़गार है वो क्या है और असल में जो धरातल में चीज़ें हैं वो क्या है। और मुख्यतः आज 13वां दिन है हमारे अनशन का और हम चाहते हैं कि सरकार जो है, जो हमारी मुख्य 3 मांगे हैं, जिसमें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें उम्र सीमा बढ़ाना है, ऊर्जा विभाग में TG2 और JE के जो पद हैं उनकी विज्ञप्ति लानी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो API है उसको रद्द करने को लेकर हम यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। कुल मिलाकर धामी सरकार को पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट ने तो राहत दी है, लेकिन बेरोजगारी के लिए मुद्दे पर देखा जाए तो अभी भी सरकार के सामने कई तरह की चुनौती खड़ी है। इस बीच बेरोजगार युवाओं की आंदोलन ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है और हालांकि अब तक सरकार की ओर से युवाओं की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने से बेरोजगारों में खासी नाराजगी भी है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इन युवाओं की मांगों को पूरी कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।